हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीडीपी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर देखेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। क्वेश्चंस को गौर से समझिएगा और हर एक क्वेश्चंस जो है क्या कहता है उस चीज़ को जानने का प्रयास करिएगा, तभी आप क्वेश्चंस को सही रूप में कर पाएंगे। तो देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पियाजे ने जो है कौन सी अवस्थाओं की बात कही है। तो पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं की बात कही है, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है बात कही है। ठीक है, उसमें से एक बात कह रहा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से प्लस जो है वर्ष से अधिक बच्चों के अंदर की जो है स्टेजेस होता है। इसमें जो है ये मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये पियाजे की 4 अवस्थाओं में से सबसे आखिरी वाली अवस्था है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो देखिए, बच्चों में जो है बौद्धिक विकास की बात कर रहा है, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है पियाजे की 4 अवस्थाओं से। ठीक है, तो ये किसने जो है सिद्धांत दिया था? तो हमें सही आपको बता दिया आंसर, पियाजे के द्वारा जो है 4 स्टेजेस की जो बात कही गई है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन डी इसका सर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो है तत्व नहीं है? याद रखना, यहां नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को सही से गौर से रीड करिएगा। तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है ये पियाजे। हम सभी को पता है पियाजे ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है अगर दूसरा उसका नाम दिया जाए तो उसको बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनी जो है करण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण नहीं है, बाकी सभी जो है हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक जो है विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थायित होता है? तो पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस हैं, यह मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं। पियाजे से संबंधित हम 1 से 2 क्वेश्चंस तो पक्का है कि आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, इसको गलत नहीं करिएगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, 4 ऑप्शंस देखिए। तब संवेदी प्रेरक जो है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। ठीक है, यही जो है पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चंस को डिकोड करना सीखिए। तो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब क्लास 1 से क्लास 5 तक की बात हो रही है। और इसमें एक टीचर को कैसा, एक निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता उसके अंदर जो है एक विशेष गुण होनी चाहिए, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के बारे में जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए एक टीचर के अंदर, या अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। मतलब एक जिस भाषा में पढ़ाने की बात हो रही है, जैसे इंग्लिश में बात, तो बहुत ही क्लिष्ट इंग्लिश में बहुत अच्छे से मतलब फ्लुएंट तरीके से बोलता हो इंग्लिश में, या हिंदी में बोलता हो, या पंजाबी में बोलता हो, किसी भी भाषा में चुन रहा हो और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बोल पाता हो, ये होना चाहिए। या पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए उसके अंदर। देखिए, तो इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर एक टीचर के अंदर जो गुण होना चाहिए वो है धैर्य का और दृढ़ता का। देखिए, क्लास 1 का बच्चा है ना, उसको जल्दी से याद नहीं हो रहा है। अब वो पता चला एज अ टीचर जो है आप उसको पढ़ाने और समझाने का प्रयास करते हैं और अचानक जो है आप देखते हैं कि आप उससे कहते हैं कि
ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले तुमको समझाया था, और वो समझाने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है तो आप जो है खिसियाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे, मार मतलब उसको हो सकता है कि आप मार भी दें। तो ये बिल्कुल विशेषता टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर जो है नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है पेशेंस होना चाहिए कि वो पेशेंस से धीरे धीरे बच्चे को सिखा सके अपने पेशेंस से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, याद रखना लोकतांत्रिक स्वभाव की बात हो रही है। अब लोकतांत्रिक स्वभाव क्या होता है हमें समझना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड करा। तो लोकतांत्रिक स्वभाव होता है मतलब एज अ टीचर जो है आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए क्लास में, है ना। आप किस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप जो है अगर टीचर कुछ गलत लिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर ये गलत है, थोड़ा सा जो है इसको और जो है सही से समझाइए, या ये गलत है इसको सही कर लीजिए। तो ये चीज़ें होती, ये लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है लड़के ने बोलना शुरू किया, टीचर ने मारना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। भाई लोकतांत्रिक स्वभाव है इसलिए वो कहीं भी बच्चे बैठ जाते हैं, कोई भी उठ करके क्वेश्चंस पूछ सकता है टीचर से, है ना, इस तरीके से। तो कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं किसी भी बात पर, सामूहिक पठन करते हैं, मतलब बैठ करके जो है ग्रुप स्टडी करते हैं। और कुछ जो है चुपचाप बैठकर अपने पास, कुछ चुपचाप अपने आप बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है कि वो मतलब एक सामूहिक रूप से बैठते हो या ये सब चीज़ें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा, देखिए। तो इसको ऑप्शंस देख लेते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, मतलब सेक्शन ही बदल दें। वो सेक्शन ए में है तो उस बच्चे का जिस पेरेंट्स को दिक्कत हो रही तो वो सेक्शन ए से हटा करके उसे सेक्शन बी या सी में जिसमें भी करना चाहे वहाँ कर दें। तो ये तो बिल्कुल गुड़ नहीं होना चाहिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। और इससे प्रॉब्लम ही क्या सॉल्व होगा, सेक्शन बदलने से क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन किसी भी रूप में सही नहीं बैठता। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये कुछ अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन कुछ अन्य ऑप्शंस भी देख लेते हैं जो बचे हुए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, तो ये तो गुण बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एज अ जो है पेरेंट जो है आपको करना चाहिए कि टीचर से बातचीत करनी चाहिए, अपने बच्चे के बारे में जो भी आपको लगता है कि आपका बच्चे में ये कमियां हैं उसको ग्रुप स्टडी की मतलब अकेले बैठने की जगह उसको ग्रुप स्टडी में बैठना, ग्रुप के साथ बैठना चाहिए। तो इस चीज़ पे अगर आप टीचर को बताएंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे, कुछ कमियों के बारे में बताएंगे कि मेरा बच्चा घर आकर के ऐसे बातें करता है, ऐसी हरकतें करता है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो ऐसा होगा कि टीचर जो है उसको सुधारने का प्रयास करेगा, उसके साथ जो है मतलब ग्रुप्स में बैठाएगा, ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछने का प्रयास करेगा। तो उसके अंदर एक तरीके से कहीं ना कहीं टीचर कोशिश करेगा कि बच्चे के अंदर मोटिवेट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आंसर यही है ऑप्शन बी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो अवस्था जिसमें बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। तो देखिए वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, मैंने पहले बताया। तो वस्तु स्थायित्व के गुण कब आ जाते हैं, पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं, जिसमें से पहली जो है अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये चारों अवस्थाओं के नाम बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस स्टेज, 2 से 7 वर्ष। ये वर्ष भी आपको याद होना चाहिए हर हाल में, वर्ष बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किस चीज से संबंधित है, तो मानचित्रण का क्या मतलब होता है, तो मानचित्रण का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन से, एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो मन को एक्सप्लोर कराना है, आपको मन का विचरण कराना है। जैसे कहो मानचित्र कैसे होता है, मानचित्र में आप सब चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, वही है मन को जानने का मन के अंदर क्या चल रहा है ये। तो ऑप्शन देखिए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से है इसका संबंध, या मन के चित्र बनाने से है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ऑप्शंस गलत हो गए। उसके बाद मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, तो इस और बोध मतलब समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण का मतलब होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन जो है
एक्टिव होकर के कुछ जो है एक्सप्लोर करने का, अंदर ही अंदर मन ही मन में जो है एक्सप्लोर करता है, कुछ ढूंढने का प्रयास करता है, दौड़ाता है अपने जो है दिमाग को और कुछ खोजबीन करने का प्रयास करता है और किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। यही है मन का मानचित्रण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कई बार क्वेश्चन 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आने के चांसेस हो सकते हैं इस वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर पहले बात हो रही है, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखना ऑप्शन डी है। तो देखिए सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका यही होगा कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो सीख नहीं पा रहा है किसी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी जो है गेम में या किसी पढ़ाई में, तो उसके अनुरूप ध्यान रखना है कि उसकी अक्षमता ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है और उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर एक नई विभिन्न पद्धतियों, टीचिंग मेथड्स के माध्यम से, जैसे कि मान लो दृष्टिबाधित है, उसको बोर्ड जो है साफ रूप से नहीं दिखता है, तो क्या करना चाहिए हमें, यही है ना, उसके सीखने संबंधी समस्या है कि वो बोर्ड को नहीं देख पा रहा है साफ सुथरा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, उसकी आंखें उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम लोगों की सामान्य व्यक्ति की है। तो इसका मतलब है कि उसको सबसे पहले जो है शिक्षण पद्धतियों में अपनाना चाहिए कि सबसे आगे की जो है रो में उसे बैठाएं, सबसे आगे उसे बैठाएं। ठीक है, चूंकि देख नहीं पा रहा है तो वो सुन पा रहा होगा, तो कोशिश करें कि साफ सुथरा बोले, पूरे क्वेश्चंस को सही तरीके से समझाने का प्रयास करें ताकि वो आपकी बातों को भी समझ करके सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। तो ये चीज़ों का मेथड अपनाना चाहिए। ठीक है, तो विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को अपना करके ही जो है उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पुराने वीडियोज़ भी अपलोडेड है 2023 के, कम से कम 30-40 वीडियोज़ जो है CDP से संबंधित वीडियो अपलोड है। एक एक वीडियो महत्वपूर्ण है, उन वीडियो को आप देखिए और उन वीडियो से आप पेपर्स लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाएंगे तो आपके पास होने के चांसेस 100% होंगे। इसी से पेपर आएंगे और इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको मान के चलिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी पेन रखिए अपने पास और उसमें जो भी फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, तभी आप जो है क्वेश्चंस आगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का मतलब है क्रिएटिविटी। अब ये चीज़ जैसे है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या होता है? अब जहां पे भी आपको क्रिएटिविटी का जिक्र हो क्वेश्चन में, तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ नया खोजना। ध्यान रखना, क्रिएटिविटी का मतलब है नया खोजना, याद रखना। ठीक है, बस नया है, नया। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया, क्रिएटिव माइंडेड होता है ना, बहुत, मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो मतलब कुछ नया कर लेता है वो हर चीज़ों में। तो आप देखिए उससे रिलेटेड आंसर देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, देखिए तो ये भी गलत है। विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, कि मतलब बच्चा जो है क्या उपलब्धि हासिल करना चाहता है उस पर बल देना, वो भी प्रारंभ में बल रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कुछ अंतर्जात प्रतिभाएं हैं, जैसे कि मान लो बच्चा जो है आर्ट में अच्छा हो रहा है, ठीक है, बच्चा जो है डांस में अच्छा है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ को, बच्चा मैथ में अच्छा है। तो अगर हमें पता है कि मेरा बच्चा मैथ में अच्छा है, मेरा बच्चा आर्ट में अच्छा है, मेरा बच्चा डांसिंग में अच्छा है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके बच्चे के अंदर ऐसे गुण डेवलप करने का प्रयास करना, उससे रिलेटेड उन चीज़ों पे काम करने का प्रयास करना, और भविष्य में जो है उससे रिलेटेड काम करेंगे तो जो है मतलब वो और बेहतर करेगा उस चीज़ में, उस प्रतिभा पे बेहतर करेगा। ठीक है, और प्रश्न करने के अवसर भी उपलब्ध कराना उससे रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा यथार्थवादी होने लगता है। देखिए, मैंने पियाजे से संबंधित चारों क्वेश्चंस करा दिए हैं। पियाजे के 4 स्टेजेस होते हैं। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत का मतलब है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर इसको और इलोबोरेट करें तो इसको सही से और डिफाइन करें तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, है ना। तो बच्चे के अंदर जितना भी दिमाग में जो है जो भी आप डेवलपमेंट करने के प्रयास करते हैं वो सब पियाजे के अंतर्गत आता है। तो बच्चा जो है यथार्थवादी होने लगता है, ये सिद्धांत किस में दिया गया? 4 अवस्थाओं में से। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, तो ये बच्चा यथार्थवादी का मतलब है कि इन 4 अवस्थाओं में से एक आंसर है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पहली जो अवस्था है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, दूसरा जो अवस्था है उसे कहते हैं पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है कि बच्चा यथार्थवादी होने लगता है। यथार्थवादी का मतलब है कि बच्चा तार्किक होने लगता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ करने लगता है बच्चा, है ना। बच्चे के अंदर तार्किक गुण आ जाता है। सीखने का गुण जो है बच्चे के अंदर वैसे भी जन्मजात ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझिएगा। बच्चा जो है मानसिक जो है एक तरीके से प्रतिभाओं के गुणों को समझने का प्रयास करता है, जो दिमाग में चलता है और तार्किक होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, दिन महीना कैलकुलेशन ये सब कर लेता है। अगर आप उसको कुछ कहेंगे 11 साल के बच्चे को कि घड़ी में कितना बजा है तो वो बता देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रट के बैठा है कि 7 बजे ही आपने सीखा तो 7 बजे, वो 7:15 भी बता देगा, 6:15, 6:45, ऐसे सब। मतलब एक तरीके से वो घड़ी को देख सकता है। भाषा विकास में जो है उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, बोलचाल में वो अच्छी हो जाती है। अगर उसको अच्छे से ध्यान दोगे तो वो किसी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे आसपास 10-11 साल के बच्चे कितनी अच्छी स्पीकिंग मतलब अपनी जो है कम्युनिकेशन जो है पे पकड़ रखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या किसी अन्य भाषा में बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है मूर्त जो है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया हो, या शिक्षण जो है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानात्मक और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो ये तो जितना ज़्यादा व्याख्यानात्मक, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस के जो है स्पष्टीकरण दोगे उतना ही बच्चे को और कंफ्यूज करेगा। ठीक, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान देना, मतलब हर जो है 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एग्ज़ाम कराना बच्चे को जो है, तो इससे क्या बच्चा सीखने में समृद्ध हो सकता है, उसकी लर्निंग स्किल्स जो है डेवलप हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। क्या क्लास में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग का मतलब अधिक से अधिक जो है टीचिंग के मेथड्स जो है अलग अलग जो है उससे क्या बेहतर हो सकता है बच्चा? ये भी बिल्कुल भी गलत है। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो देखिए वास्तविक जीवन में क्या घटित हो रहा है इससे जानकारी बच्चों को मिले और उससे सीखे। जैसे कि मान लो जो है लर्निंग स्किल्स की बात हो रही है ना, लर्निंग स्किल्स की बात होती है, और लर्निंग में मान लीजिए हमें पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने के बारे में समझाने से अच्छा है कि हर एक बच्चे को एक पेड़ दे दे, और ग्राउंड में पेड़ लगाने के लिए बात बताएं कि पहले गड्ढा खोदो, फिर गड्ढे खोदने के बाद इसमें जो है मिट्टी को भुरभुरी कर दो, मतलब थोड़ा सा जो है ऐसे कर दो, उसमें खाद डालो, गोबर की खाद डालो। गोबर की खाद क्या होती है? गोबर की खाद ऑर्गेनिक खाद होती है, तो वो बच्चा समझेगा खाद से जो है मतलब पेड़ को न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद उसमें रखो, सीधा पेड़ रखो तो सीधा खड़ा होगा, टेढ़ा रख दोगे तो वो टेढ़ा चला जाएगा आने वाले समय में। ये सब चीज़ें हो तो ये उदाहरण जो है पेश करेंगे, उससे बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो यहाँ पूछ रहा है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता हमें नहीं मानना चाहिए। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, इसको जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, या फिर सीखना लक्ष्योन्मुखी है, या अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या सीखने की प्रक्रिया केवल एक शिक्षण संस्थान में ही हो सकती है। मतलब अधिगम का मतलब है कि लर्निंग जो है वो केवल स्कूल में ही प्रारंभ हो सकती है, वहीं पे मिल सकती है, वहीं पे ही बच्चा सीख सकता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता बिल्कुल गलत है। सीखना कहीं पे भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो है बिना स्कूल जा करके भी
एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर या उसके फैमिली में ऐसी स्किल्स हैं कि वो इस घर बैठ करके बच्चे को सिखा सके तो सिखा सकता है। ठीक है, घर बैठ करके वो नॉलेज गेन्स कर सकता है, घर बैठ करके वो बातचीत कर मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकता है, घर बैठ करके कोई स्किल्स सीख सकता है, बाहर निकल करके लोगों के बीच में उठ बैठ करके वो स्किल सीख सकता है, सोशली हो सकता है, सोशल हो सकता है। तो घर के अंदर भी सीख सकता है, घर के बाहर भी सीख सकता है, स्कूल में भी सीख सकता है, ऑफिस में भी सीख सकता है, जहाँ काम करता है वहाँ पे भी सीख सकता है। तो वो हर चीज़ हर जगह सीख सकता है। केवल शिक्षण संस्थान ही एक जगह नहीं होता जहाँ पे सीखना हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या फिर दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य जो है सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए, तो दृष्टिबाधित है, बच्चा जो है सही से देख नहीं पाता, इसके बावजूद जो है बच्चे को सामान्य स्कूल में पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो सामान्य, जहाँ पे सभी बच्चे, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे और जो है जिनके जो है प्रॉब्लम्स है उनको भी बच्चे वहीं पे पढ़ें। तो इनके जो है सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसा क्लास में सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार इनके साथ किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ जो है टर्म्स को ध्यान रख करके कि जैसे दृष्टिबाधित है तो बच्चे को मैंने आपको बताया कि सबसे आगे वाली बेंच में बैठा लिए, थोड़ा तेज, एज अ टीचर जो है आप थोड़ा तेज बोलिए, चीज़ों को बोलिए तो साफ सुथरा बोलिए, ताकि जो है वो सुन करके भी चीज़ों को गेन कर सके, आपके जो है आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ सके। ठीक है, सुनने वाली सीडी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करने, मतलब सुनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे पेपर्स मैंने ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत कुछ जो है चल रहा था मेरे लाइफ में, तो इसलिए मैं बहुत समय से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियो आपको अपलोड करूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मेरे पुराने प्रीवियस जो ईयर के वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, तो उतने में आपका सारा कोर्स तैयार हो जाएगा। हर एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तो भी वो अपलोडेड है, मेरे पर्सनल नोट्स हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है आवश्यकताओं के साथ जो है संबंध नहीं रखता, तो वह संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, शरीर से जो है मल त्याग होना जो होता है, बाथरूम जाना और पॉटी जाना, तो ये नियमित रूप से जो है बाहर निकालने वाला जो कार्य है वो सामाजिक और सामाजिक रूप से जुड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है संगति जो है सामाजिक, जैसी आप संगति में होंगे वैसे ही जो है आप होंगे, वैसे ही आप बिहेव करेंगे। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की, आप जो है कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सामाजिक रूप से आपको प्रोत्साहन मिलता है, समाज में आपकी जो है नाम होता है, समाज में लोग आपको जो है मतलब आपको एक तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता क्या मतलब है कि अगर सामाजिक रूप से आप व्यक्ति में उठते बैठते हैं, समाज में आप उठते बैठते हैं, समाज से मेलजोल है, लोगों से आप सब मेलजोल है, तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता का मतलब है, संवेगात्मक का मतलब है इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों के बीच में बैठे और आपकी तारीफ होने लगी तो आप एकदम से रोना शुरू कर दिए कि अरे बहुत बढ़िया तारीफ, ऐसा कुछ जो भी करना चाहें। ठीक है, या एकदम से जो है किसी ने आपके बारे में कोई बात कही सामाजिक रूप से और एकदम से गुस्सा के ताव में आके मारपीट करने लगे या गाली गलौज करने लगे, तो इस चीज़ के जो है कंट्रोल होना चाहिए, सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल जो संबंधित नहीं है वो है शरीर से मल का त्याग करना, अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको तो पता ही होगा, पियाजे ने दिया था। और पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए थी? 4 स्टेजेस दी थी।
चारों स्टेजेस बिल्कुल याद कर लीजिएगा, चारों स्टेजेस के बारे में याद कर लीजिएगा, चारों स्टेजेस के जो है ईयर्स याद कर लीजिएगा, कितने से कितने साल के बीच में कौन सा स्टेज है, चीज़ों को याद करिएगा। अब संज्ञानात्मक विकास को जो सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है बच्चे का, वो कहाँ होता है? सभागार, घर या खेल का मैदान? तो बच्चे का जो सबसे ज़्यादा जो है बौद्धिक डेवलपमेंट होगा, मानसिक डेवलपमेंट होगा, तार्किक विकास होगा, वो है स्कूल में, कक्षा के वातावरण में। क्योंकि एज अ टीचर यहाँ पे स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर होते हैं, कई टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके बीच में वो खेलता है, कूदता है, उनसे बात करता है, ग्रुप में डिस्कशन करता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण एक साथ डेवलप होते हैं। खेल के गुण भी डेवलप होता है। आर्ट वाला आपका दोस्त है तो वो कुछ नई अभी कह बताएगा, अभी भाई देखो ऐसा है ना, ये जो पैरट होता है ना, ये तोता बनाया ऐसे जाता है। तो उसने एक तरीके से आपको एक आर्ट बनाने की खूबी भी डेवलप कर दी। ठीक है, आपको जो है उसने जो है खेल में अच्छा सिखाया कि यार ये जो है इस तरीके से शॉट मारोगे तो ये जो है आपसे ये चीज़ नहीं मिस होगी। तो बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास जो है विद्यालय और कक्षा जो है क्लासरूम जो होता है उसमें अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कई लोगों ने जो है इसका घर आंसर लॉक किया होगा, लेकिन घर इसका नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है किसको? तो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न, या कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब है अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब होता है जस्ट इंस्पायर्ड, और शिक्षण का मतलब है टीचिंग। तो जस्ट इंस्पायर्ड टीचिंग जो होता है वो होता है अभिप्रेरित शिक्षण। तो जस्ट इंस्पायर्ड मतलब क्या होता है कि एकदम से आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और उससे प्रभावित होकर आप आंसर देंगे, तो यही होता है। एक वर्ड की मीनिंग पता हो, जस्ट इंस्पायर्ड, यार मैं बस इंस्पायर्ड हुआ हूँ, इसने मुझसे कुछ कहा और मैं उस बात से इंस्पायर्ड हो गया। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना वो होता है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही सीटेट में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस जो है ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चंस को समझिए, अगर आपको क्वेश्चंस आता भी है तो भी उसको सुनने का प्रयास कीजिए। सारे क्वेश्चंस को सुनिए। 45 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो भी अगर आप डेली देखते हैं तो भी आपका भला ही होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चों के जो लक्षण नहीं होते, इंटेलेक्चुअल बच्चे जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल किड्स होते हैं, उनके लक्षण नहीं माने जाते। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, मतलब संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, उचित तरीके से कम्युनिकेट करने की क्षमता रखते हैं। वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वो जो एक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो देखिए बुद्धिमान बच्चे क्या होते हैं? जो प्रवाहपूर्ण बोल पाते हैं, उचित तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो ये तो है, यहाँ लक्षण नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन तो अगर होता बुद्धिमान बच्चे क्या होते हैं, तो बुद्धिमान बच्चों में ये गुण होता है, वो अमूर्त रूप से सोच सकता है, तार्किक रूप से सोच सकता है, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, किसी भी मतलब एडजस्ट कर लेता है किसी भी एनवायरनमेंट में, और नए मतलब अपने नॉलेज को भी गेन कर लेता है, पुराने नॉलेज से मैच कर लेता है, समायोजित कर लेता है। लेकिन वो रटने वाला जो गुण होता है, ये कोई भी बुद्धिमान बच्चे का गुण नहीं होता। रट्टू तोता कोई भी होगा, वो इंटेलेक्चुअल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन जो है किसने दिया था, कहा था? तो बच्चों के अंदर जो है अपनी एक समझ होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने आप एक जो है एक गुण लेकर के आते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, डेवलपमेंट उनका होता जाता है, वो अपने साथ जो है एक समझ जो है विकसित करते जाते हैं। तो साथ समझ गए, तो ये सिद्धांत दिया था पियाजे ने। 19 का डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर जो है घर में ज़्यादा बात नहीं करती, घर पर वो बात बिल्कुल नहीं करती या ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो खूब बात करती, खूब मस्ती करती।
ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो कृतिका के अंदर जो ये गुण को दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो देखिए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे जो है विद्यालय में खूब बात करें। ये इस बात को दर्शा रहा है कि टीचर ही उसको कह रहे हैं कि खूब बात करो, घर में उसको बात करने के लिए मनाही होगी और स्कूल में कहा जा रहा है खूब बात करो। या कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसका जो घर है वो इसलिए पसंद नहीं है, इसलिए वो इस घर पे बात नहीं करती, स्कूल खूब पसंद है इसलिए बात करती है। या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती, तो एक कृतिका है। इसका मतलब है उस लड़की को, बच्ची को, वो घर में जब वो बोलने का प्रयास करती होगी तो कोई उसे टोक देता होगा कि तुम मत बोलो, तुम गलत बोल रही हो, या तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देते होंगे, उसको टोक देते होंगे, उसको डांट देते होंगे, उसको मार देते होंगे। तो इससे क्या होता है, उसने घर में बात ही करना छोड़ दिया, वो बोलना ही छोड़ दिया, और विद्यालय में उसकी बातों को वैल्यू मिलती है। टीचर ने पूछा कि बेटा कृतिका चलिए इसका आंसर बताइए, और उसने आंसर बताया। फिर टीचर ने कुछ पूछ लिया तो भी उसने आंसर बताया। उसने गलत बताया तो टीचर ने कहा बेटा ये गलत था, ऐसे ऐसे होता है। किसी ने डांटा नहीं, किसी ने धमकाया नहीं, किसी ने आंख नहीं दिखाई, किसी ने गुस्सा नहीं, तो वो बातचीत करने लगती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बाकी जो है बच्चों को खुद बात करने का अवसर मिलता है, ये भी बिल्कुल गुण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस जो है उद्देश्य के साथ जो है संबंध रखता है? तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो बच्चों के अंदर जो क्षमता का विकास करने का प्रयास रखना चाहिए, ये जो है कौन सा क्षेत्र है? सामाजिक दर्शन या शिक्षा मनोविज्ञान? तो बच्चे के अंदर जो है क्षमता क्या है ये जानना जरूरी है, और ये जानने का प्रयास मनोविज्ञान कहलाता है। किसी के मन में क्या चल रहा है इसको जानना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मन के बारे में जानना है तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। ऑप्शन बी इसका सही। विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और विद्यार्थियों की क्षमता क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो यही तो है कि बच्चे के अंदर क्या है, उसके मन को क्या चल रहा है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, वही मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ही है यहाँ पे। यहाँ मीडिया मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा समाज शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक दर्शन का कहीं है कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है बिल इसका ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या है? तो अभिप्रेरण क्या है सीखने की प्रक्रिया में? अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, याद रखना, मोटिवेशन। मीनिंग कभी कभी याद रखिए, कुछ जो है रेगुलर टर्म्स होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। जैसे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है मोटिवेशन। यह शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने को योग्य बनाती है, या सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या स्मरण शक्ति को पैदा करती है। तो देखिए इसका सही जवाब बिल्कुल सिंपल है। मोटिवेशन जो है बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक जो है रुचि पैदा करती है। अगर हम मोटिवेशन को सही शब्दों में कहें तो रुचि कहते हैं। हम किसी को अगर मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से प्रभावित होते हैं, तो वो एकदम से जो है उसके अंदर एक रुचि कार्य करने की पैदा होती है। जैसे हमने जो है हर साल जैसे कि कोई रिजल्ट आता है और हम देखते हैं कि ये बच्चे जो है IIT में सेलेक्ट हो गए हैं, ये बच्चे जो है किसी गरीब घर का लड़का सेलेक्ट हो गया है, किसी कम रिसोर्सेज के कारण जो है फिर भी उसने IAS एग्ज़ाम निकाल लिया है, या हाई स्कूल में टॉप किया है, उसके पिता ये करते। तो जो अगर मान लीजिए कोई बच्चा जिसके पिता गरीब है और उसने ये देखा कि एक नहीं 10 बच्चे ऐसे हैं या एक बच्चा ऐसा है जिसके पिता गरीब थे और उसके बावजूद उस लड़के ने जो है मतलब अपने कॉलेज टॉप किया, स्कूल में टॉप किया है, या वो बहुत कोई अच्छी सरकारी नौकरी, तो उसके अंदर एक मोटिवेट होता है वो चीज़ को जान करके, है ना। आपने वो एग्ज़ाम मूवी देखी होगी, अभी 12th फेल आई थी मूवी, तो उसमें वो जो मोटिवेटेड तो होता है, वो देखता है कि एक दरोगा जो है DSP जो आता है उसके क्षेत्र में, जो एग्ज़ाम रुकवा देता है और जो है वो छुड़वा देता है उसके भाई को, उसके एक फ़ोन कॉल करने से, एक बार आने से। तो वो कहता है ना कि मुझे बस आपके जैसा बनना है, तो उसने कहा चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, और उसी से मोटिवेट होकर के वो आने वाले समय में IPS बन जाता है। ठीक है, तो यही है कि बच्चे के अंदर जो है रुचि पैदा करता है मोटिवेशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश 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 की ओर संकेत करती है। तो पाठ्य चर्चा जो है शब्दावलियां क्या होती हैं, ये किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण जो है कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठ्य चर्चा का मतलब है कि सिलेबस पर बात करना। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें जो है ये पढ़ाना है। आज हमने पता है कि हमें 8 घंटे में 8 आवर की क्लास में
पढ़ाई करनी है, एक एग्ज़ाम भी लेना है, मतलब एक छोटा सा पेपर लेना है जिससे बच्चे के जो है गुणों को जाना जा सके कि कितना तैयार है, और एक गेम भी खेलना है, पज़ल भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सिलेबस हमने पहले से डिसाइड कर लिया। तो ये डेली जब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यचर्या शब्दावली के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से अच्छा इंटरेस्ट आएगा और वो एक मतलब चैप्टर टू चैप्टर जो है पढ़ पाएगा। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बिना दूसरा ऑप्शन पढ़े। पाठ्यक्रम शब्दावलियों से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है मौखिक विकास होता है, लिखित जो है लेखन शैली जो है डेवलप होती है, खेलकूद होती है, सब चीज़ें जो है हम सेक्शन बांट लेते हैं, खेलकूद, पजल, प्रतियोगिता, ये सभी चीज़ें जो है पाठ्य चर्चा में शामिल करके जो है बच्चे को जो है एक नया अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते हैं और नॉलेज जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस चीज़ पर आधारित है? तो जो खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित है, या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, समाजशास्त्री या शिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांत पर? तो इसका ऑप्शन है बी, 24 का आंसर है बी। तो खेल पद्धति जो होती है इससे बच्चे के अंदर जो है एक तो शारीरिक डेवलपमेंट होता है और जो है डेवलपमेंट शारीरिक विकास होता है और वृद्धि भी होती है। इसके मनोविज्ञान सिद्धांतों पर जो है ये आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। पुराने में उसने कुछ किया, उसके फिर आधार पर उसने नई जो है कुछ जो है गेन किया, उसके मतलब प्रतिक्रिया जो है करता है। ये किससे संबंधित है? तो ये देखिए इसका सही जवाब है, ये जो है ये सीखने का जो सिद्धांत होता है इसके नियम है। तो 3 तरीके से सीखा जाता है। प्रभाव का नियम, किसी के प्रभाव में आकर के सीखा जाता है। तत्परता का नियम। तो ये जो आंसर है इसका सही आंसर है सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन डी सही है। इसका ध्यान रखना, पुरानी चीज़ों के समान परिस्थिति के की गए अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखने का सादृश्यता का नियम कहलाता है। ऑप्शन जो है डी है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। याद रखना, थॉर्नडाइक का। तो बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं होने का संकेत नहीं है। तो अगर जो प्रतिभाशाली नहीं है तो उसके अंदर कौन सा गुण नहीं होगा? तो दूसरे के साथ झगड़ा करना ये संकेत नहीं है। जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार और अभिव्यक्ति में नवीनता। तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा, क्रिएटिव माइंडेड वाला जो बच्चा होगा, वो एक तो जिज्ञासु होगा, वो क्रिएटिव विचार उसके अंदर आएंगे, नए नए विचार वो पैदा करेगा। ठीक है, वो अभिव्यक्ति में नवीनता आएगी, उसमें जो है बोलने, चालने, बतियाने और जो है कुछ नया करने की जो है उसके अंदर आएगी। आज कुछ उसने डेवलप किया, उसी में कुछ नवीनता और आएगी। पर उसके अंदर जो है प्रतिभाशाली बच्चे जो है झगड़ालू नहीं होते, वो दूसरों के साथ झगड़ा करने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत सा आंसर है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे कौन से होते हैं? तो जो कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ये विशेष आवश्यकता वाले हो, या फिर जो है दृष्टि बाधित हो, आंखों से सही से दिखता ना हो, सुनने में समस्या हो, ठीक है। तो ये टाइप के जो बच्चे होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। इनके लिए जो उपलब्ध करानी चाहिए शिक्षा, वो उसी स्कूल में पढ़ाई करानी चाहिए जिस स्कूल में सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य रूप से पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ उनका उठना बैठना होना चाहिए। पर कुछ जो है विशेष जो है तौर तरीके अपना करके उसी क्लास में कुछ उनके लिए एक नया मतलब एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा जो है करके बच्चे को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। विशेष विद्यालयों में, तो यहाँ पहले बात हो गई विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए, तो बिल्कुल गलत है। सामान्य विद्यालय की बात हो रही है। मैंने अभी कहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना जाना चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये लाइन आप नोट कर लो। विशेष विद्यालय तो यहाँ पे विशेष विद्यालय, यहाँ पे विशेष, या अन्य समान बच्चों के साथ, अन्य सामान्य की बात हो रही तो सामान्य आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन का मतलब है मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? तो
अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं और उसको सही से, तो विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी की उपाधि देना चाहिए, तो बिल्कुल भी गलत है। अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं सही रूप में, तो हम किसी भी चीज़ को ये किया बहुत पढ़ने में तेज है, ये औसत बच्चा है, ये कमज़ोर है, इसमें जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल अलग अलग विद्यार्थियों से तुलना करना चाहिए, तो तुलना तो किसी भी रूप में शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है। औसत किसी चीज़ में डिवाइड करना ये हिस्सा नहीं है। और तकनीकी भाषा का मतलब है कि टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करना, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। एक एक वर्ड से जो है आप क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को निभानी चाहिए, मतलब माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। क्वेश्चन ये है, तो सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता की जो भूमिका होती है वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी या सहानुभूतिपूर्ण। मतलब सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति माता पिता को दिखानी चाहिए कि अरे अरे कर लो बेटा, ये ऐसा करना चाहिए, या फिर जो है आगे की सोच को करना चाहिए, या तटस्थ होनी चाहिए कि रिजिड। अगर बच्चा कुछ पूछा है कि पापा ये क्या है, 2 1 जा 2 होता है कि 2 1 जा 4 होता है, ऐसा पूछ रहा है, तो डांट दे रहे हैं रिजिड फॉर्म में कि नहीं तुम्हें कल पढ़ाया था, याद होना चाहिए था। तो तटस्थ होकर पढ़ाना चाहिए, तटस्थ होकर जो है करना चाहिए, या नकारात्मक कि अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, कर नहीं पाओगे। तो इसका सही आंसर है, देखिए बच्चों के जो सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो है अग्रोन्मुखी। आगे की जो है सोच को रखते हुए माता पिता को जो है बच्चे को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। बच्चा अगर कुछ जानने का प्रयास करता है तो उसे जो है बताना चाहिए, ताकि जो है उससे कुछ जो है कुछ नॉलेज कुछ तो गेन करेगा। चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा जिज्ञासु है। जिज्ञासु बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये अब आखिरी क्वेश्चन है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार जो है किससे संबंधित है? तो विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हम सभी को पता है कि विकास जो है वोम्ब टू टोम्ब होता है, मतलब जो है गर्भ से कब्र तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी याद रखना। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती ही रहती है, हर स्टेज में चलती रहती है। हर वक्त व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना अगर चाहे तो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करता रहता है। तो ये प्रक्रिया है निरंतरता का सिद्धांत कहलाती है। अच्छा, ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे पुराने जो है वीडियोस ज़रूर देखिएगा एक बार। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।